हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों के व्यवहारिक महत्व के संबंध में अध्ययन करेंगे। ग्रेगर जान मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ऑगस्टियन ईसाई मत के पादरी थे। चर्च में मटर के बहुत सारे पौधे लगे थे। ग्रेगर जान मेंडल ने मटर के पौधों में एक साथ बहुत सारी विभिन्नताएं देखी और लगातार 8 वर्षों तक सन 1856 से 1864 तक लगातार 8 वर्षों तक ग्रेगर जान मेंडल ने पाइसम सेटाइवम यानी मटर के पौधे पर विभिन्न प्रयोग किए। सन 1864 ईस्वी में तो उन्होंने प्रयोग अपना किया, परंतु सन 1866 ईस्वी में उन्होंने एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, जो ब्रून शहर से निकलने वाला एक जर्नल था जिसमें वैज्ञानिकों के लेख छपते थे, उसमें सर्वप्रथम सन 1966 ईस्वी में उन्होंने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग और अपने आनुवंशिकता संबंधी सिद्धांतों को छपवाया। परंतु दुर्भाग्य से सन 1884 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद, उनकी मृत्यु के लगभग 16 वर्षों बाद सन 1900 में ग्रेगर जान मेंडल के 3 कोवर्कर्स कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेवरीज और टी सेरमार्क नामक वैज्ञानिकों ने मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों की पुनर्खोज की। मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को पुनर्दोहराया और उन्होंने यह देखा कि जो प्रयोग के परिणाम मुझे प्राप्त हो रहे हैं, इसको आज के 34 वर्ष पहले ग्रेगर जान मेंडल अपने आनुवंशिक प्रयोगों में यह प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद यानी मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों की सन 1900 में पुनर्खोज के बाद तो जेनेटिक्स में जैसे जैविक क्रांति ही आ गई। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रयोगशालाओं में ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को आधार मान करके प्रयोगों को दोहराया और बहुत सारे रिजल्ट प्राप्त किए और इसी से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव पड़ी। ग्रेगर जान मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और चूंकि ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों के आधार पर ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को बेस मानकर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव पड़ी, इसलिए ग्रेगर जान मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। यानी ग्रेगर जान मेंडल इज द फादर ऑफ न्यू जेनेटिक्स, इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। यानी ग्रेगर जान मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आइए हम लोग उस जेनेटिक्स के महान वैज्ञानिक ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग और उसके महत्व के संबंध में चर्चा करें। आइए हम सब प्रथम बात करते हैं पादप जातियों के सुधार की। ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को आधार मान करके पौधों की बहुत सारी अच्छी किस्में, जिनसे अच्छा उत्पादन, अच्छे क्वालिटी का उत्पादन, अच्छे क्वालिटी के फल और कपास और अच्छे क्वालिटी के खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को आधार मान करके उन पौधों की बहुत अच्छी किस्में प्राप्त की गई और उसी की देन है कि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, लेकिन एम.एस. स्वामीनाथन ने भी कहीं ना कहीं ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को अपनाया और ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों की ही देन है कि हरित क्रांति में जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाले पौधों जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, गन्ना, कपास और बहुत सारे पौधों की अच्छी किस्में प्राप्त हुई, जिसके कारण भारत खाद्यान्न पर निर्भर ही नहीं, अरे इतना खाद्यान्न उत्पादन करने लगा भारत उस हरित क्रांति की देन के कारण कि आज हम लोग उस पर निर्भर ही नहीं बल्कि विदेश को निर्यात करते हैं, विदेशों में निर्यात करते हैं खाद्यान्न। यह ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का बेहद महत्वपूर्ण ये उसका उपयोग है, उसका व्यवहारिक उपयोग है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं, जंतुओं की उन्नतशील किस्मों का विकास। ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को आधार मान करके जंतुओं की
अच्छी अच्छी नस्लें उत्पन्न की गई, अच्छा मांस उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा मांस उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा दुग्ध उत्पादन और अंडे उत्पादन देने वाले पशुओं और जंतुओं की अच्छी अच्छी नस्लें प्राप्त की गई। आइए हम एक उपयुक्त उदाहरण लेते हैं। जैसे पौधों में आप बात किया जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को आधार मानकर पौधों की जो अच्छी नस्लें उत्पन्न की गई, उसके संबंध में हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आपके गांव में, घर में, आपके अगल बगल आम की बहुत सारी नस्लें होंगी। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं आम के जिनमें उत्पादन तो बहुत अधिक होता है, यानी फल तो बहुत अधिक लगते हैं, लेकिन फल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं आम के जिनमें उत्पादन तो कम होता है, यानी फल तो कम लगते हैं, लेकिन फल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट फल होते हैं। यदि उन दोनों पौधों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया जाए, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यदि हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाए तो पौधे की एक हाइब्रिड नस्ल प्राप्त हो जाएगी, आम की एक हाइब्रिड नस्ल प्राप्त हो जाएगी और उससे उत्पादन भी अच्छा होगा और फल की क्वालिटी भी अच्छी होगी। यह ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग है। इसी तरह से आप एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे जंतुओं की उन्नतशील किस्मों के विकास के संबंध में हमने आपसे चर्चा किया था। तो जंतुओं की उन्नतशील किस्मों के विकास के लिए, जैसे आप एक उदाहरण लें, अपने गांव घर में उदाहरण लें। जैसे एक देसी गाय जिसके दूध का स्वाद तो अच्छा होता है, दूध काफ़ी मीठा तो होता है, लेकिन वह कम दूध देती है। लेकिन गायों की कुछ ऐसी भी नस्लें हैं, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन, राडार, साहिवाल, यह कुछ ऐसी गायों की नस्लें हैं जो बहुत अधिक उत्पादन देती हैं, लेकिन दुग्ध उनका थोड़ा सा पतला लोग कहते हैं। यदि उन दोनों में, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन और देसी गाय में संकरण करा दिया जाए, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया जाए आर्टिफिशियली, तो उसकी एक हाइब्रिड नस्ल प्राप्त हो जाएगी गाय की, और उसमें उत्पादन अधिक, दुग्ध का उत्पादन भी अच्छा होगा। यही तो श्वेत क्रांति है। डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर बी कुरियन ने कहीं न कहीं ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों को आधार मान करके श्वेत क्रांति लाया था, और उसी श्वेत क्रांति की देन है कि आज भारत में बहुत अधिक मात्रा में दुग्ध का उत्पादन होता है। भारत से दुग्ध के उत्पाद विदेशों में उसको निर्यात करता है भारत, और उसकी वजह से यहाँ जो दुग्ध उत्पादन से लगे हुए व्यवसाय हैं, दुग्ध उत्पादन में जो लगे हुए लोग हैं, उनको बहुत आर्थिक लाभ होता है। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांतों का जो व्यवहारिक उपयोग है, वह कहीं न कहीं व्यक्ति की संपन्नता को बढ़ाता है, उसको आर्थिक रूप से मजबूत करता है। आइए दूसरा उदाहरण हम लोग लें। रोग प्रतिरोधी पौधों जैसे गन्ना, धान, गेहूं, कपास आदि का विकास। गेहूं की तो ऐसी ऐसी नस्लें उत्पन्न हो गई हैं कि जिनमें बहुत अधिक ऐसी किस्में आ गई हैं जिसमें बहुत अधिक उत्पादन होता है। और कपास और जैसे बीटी काटन की बात किया जाए, तो एक बीटी काटन एक ऐसा काटन का प्लांट है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों और जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके पौधों की ऐसी किस्में प्राप्त हो गई जो रोगों के प्रति प्रतिरोधक होती हैं। फंगल रोगों के प्रति प्रतिरोधक होती हैं। बैक्टीरियल जो डिजीज़ फैलती हैं उसके प्रति प्रतिरोधक होती हैं। जो वायरल डिजीज़ फैलती हैं पौधों में, उसके प्रति भी यह प्रतिरोधक होती हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का यह व्यवहारिक उपयोग है। और जैसे हम बात करें कि मांस उत्पादन से संबंधित जो उद्योग है, उसको वह क्रांति लाल क्रांति कहलाई, यानी लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऐसे ही तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति, काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित। और ये जितनी भी जैविक क्रांतियां हुई, चाहे वह हरित क्रांति हो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, या सिल्वर क्रांति हो, या लाल क्रांति हो, या
गोल क्रांति हो या दुग्ध क्रांति हो या पीली क्रांति हो या नीली क्रांति हो, जो मछली उत्पादन से संबंधित है, इसमें कहीं न कहीं ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। और ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों की ही देन है कि पौधों की अच्छी नस्लें जैसे भेड़, बकरियों, गायों, भैंस आदि अन्य लाभकारी जंतुओं की अच्छी अच्छी नस्लों का विकास हुआ, जिनसे अधिक मात्रा में मांस, अंडा, दूध उत्पादन किया जाता है। और जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते हैं वे आर्थिक रूप से संपन्न भी होते हैं। अर्थात ग्रेगर जान मेंडल का जो नियम है, ग्रेगर जान मेंडल का जो आनुवंशिकता संबंधी नियम है, वह कहीं न कहीं मनुष्य के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। और ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का जो मनुष्य के लिए, आप कहेंगे कि मनुष्य के लिए ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का क्या उपयोग है, तो ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का जो मनुष्य के लिए उपयोग है वह यूजेनिक्स का विकास। यूजेनिक्स जेनेटिक्स की व्यवहारिक आनुवंशिकी की, आप यूँ कहें कि यूजेनिक्स व्यवहारिक आनुवंशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य में अच्छे लक्षणों के विकास के प्रोत्साहन का अध्ययन किया जाता है, यानी अच्छे लक्षणों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है यूजेनिक्स में। और आज के 50 वर्ष पहले जो मनुष्यों की जातियां थी और उनका जो आईक्यू था और आज के बच्चों की उससे तुलना की जाए तो कहीं न कहीं आपको ये अवश्य लगता है कि आज की जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं उनका आईक्यू भी अच्छा है और उनमें ब्यूटीनेस भी अच्छी है, यानी उनमें सुंदरता भी अच्छी है। और यही तो ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग है। हर कोई किशोर अथवा किशोरी यह चाहता है कि मेरी शादी किसी अच्छे, यानी किशोर यह चाहता है कि मेरी शादी अच्छी किशोरी से, किशोरी यह चाहती है कि मेरी अच्छी शादी एक अच्छे लक्षणों वाले किशोर से हो, ताकि जो संतानें उत्पन्न हों वह अच्छे नस्लों वाली हों, अच्छे गुणधर्मों वाली हों, उनमें अच्छे लक्षण विकसित हों और वह निरोगी हों। तो ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का यह व्यवहारिक उपयोग है। इस तरह से ग्रेगर जान मेंडल ने मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पशुओं की किस्मों, विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पौधों की नस्लों को उन्नत बनाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। और आज उसी ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांतों का हम लोग व्यवहारिक उपयोग करके पौधों की, जंतुओं की और स्वयं मनुष्य की अच्छी नस्लें, अच्छे लक्षणों वाली नस्लें प्राप्त कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, यानी ग्रेगर जान मेंडल के जो नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ अपवाद हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अपवाद हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अपवाद हैं, उन अपवादों के संबंध में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।